हम बात कर रहे थे कि महादेवी से ही हिंदी का दरअसल स्त्री विमर्श चूंकि ठोस रूप में महादेवी से ही आरंभ होता है। उसके पहले ऐसा नहीं है कि उसके पहले की जो लेखिकाएं थी, रचनाकार थे, वे स्त्रियों के बारे में सोच नहीं रहे थे या लिख नहीं रहे थे। लेकिन जिसे हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर स्त्री के बारे में सोचना, लिखना, उसकी समस्याओं की पड़ताल करना और ये सब करते हुए स्त्री संदर्भ का ख्याल रखना, यानी स्त्री के संदर्भ से स्त्री के सवालों को, उसके अस्तित्व के सवालों को, उसके सामाजिक भूमिका के सवालों को तथा अन्य सवालों को देखना। और कुल मिला के ये एक तरह से बड़ा प्रकल्प है जिसको महादेवी के लेखन के जरिए आवाज मिली। तो महादेवी के स्त्री विमर्श पर बात करते समय मैंने कोशिश ये की है कि कुछ चीज़ों को थ्योराइज कर सकूं और ऐसा करते हुए हम ख्याल रखेंगे कि जो पश्चिम का स्त्रीवाद है या पश्चिम का स्त्री आंदोलन है वो महादेवी के लेखन में भी किस तरह रिफ्लेक्ट हुआ है और महादेवी ने किस तरह से पश्चिम के स्त्रीवाद के संदर्भ से बहुत कुछ नया उसमें जोड़ा है जो भारतीय है। ये लेन देन जिसे आदान प्रदान महादेवी के शब्दों में जिसे हम कह सकते हैं, ये चलता रहता है। तो ये दोनों ही पक्ष मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ। फिलहाल जहाँ से हम बात शुरू करना चाहते हैं कि महादेवी के लिए स्त्री के सवाल दरअसल मूलतः स्वतंत्रता और सहानुभूति के सवाल हैं। जब मैं सहानुभूति कहती हूँ तो ये एक ऐसा शब्द है जो लग सकता है कि बड़ा घिसा पिटा है, लेकिन महादेवी इस शब्द को एक नया अर्थ देती है। ये देखिए, जो इस पर मेरे पर्दे पर लगातार डिस्टरबेंस आ रही है, मुकेश कुमार इंटर्ड द वेटिंग रूम, ये सारे मैसेज इधर आ रहे हैं। ये एडमिन की तरफ से आप प्लीज इसे मैनेज कीजिए। नो प्लीज डोंट, मुझे आप डिस्टरबेंस में मत शामिल कीजिए, पोस्ट से हटाइए। हाँ, क्योंकि उससे लगातार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैं जिस बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि महादेवी का जो स्त्री विमर्श है या स्त्री संबंधी जो उनकी चिंता है वो दरअसल स्त्री की स्वतंत्रता और सहानुभूति के सवाल से शुरू होती है। और महादेवी के ही शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो स्वतंत्रता सबके लिए जीने की शक्ति न दे तो मनुष्य के लिए प्रसाधन मात्र रह जाएगी। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है महादेवी के यहाँ? वो स्वतंत्रता का अर्थ ये मानती हैं कि स्वतंत्रता को मनुष्य मात्र के लिए जीवन शक्ति के रूप में होना चाहिए, यानी जीने का अधिकार जो हमारे मूल नागरिक अधिकार में भी शामिल है। तो महादेवी की लाइन है, उनकी पंक्ति है कि स्वतंत्रता सबके लिए जीने की शक्ति न दे तो मनुष्य के लिए प्रसाधन मात्र रह जाती है और सबके लिए जीने की विद्युत सहानुभूति के जल में ही उत्पन्न होती है। अब सबके लिए जीने का जो विद्युत है, बिजली है, वो सहानुभूति के जल में ही उत्पन्न होती है। यानी हम तो जिए ही और साथ साथ अन्य सबके लिए भी जीने का अधिकार उनके मूल अधिकार में शामिल है। यह चेतना अगर हमारे अंदर हो तो सहानुभूति के लिए भी गुंजाइश बनती है और ये सहानुभूति के जल से ही ये बिजली उत्पन्न होती है जिसपे हम अपने जीने के बारे में, खुद की स्वतंत्रता के बारे में और दूसरों के जीने की स्वतंत्रता के बारे में भी ख्याल रख सके। तो इस तरह से महादेवी का पूरा स्त्री विमर्श स्त्री को एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारे जाने का विमर्श है। स्त्री को सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर स्वीकारे जाने का विमर्श एक नई बात थी जो महादेवी के यहाँ दर्ज हुई है। इस लिहाज से महादेवी का तमाम जो लेखन है, खास करके स्त्री संदर्भ में, अक्सर उनके लेखन को लेकर जब भी स्त्री की बात आती है तो हम केवल श्रृंखला की कड़ियों का जिक्र करते हैं।
श्रृंखला की कड़ियां पुस्तक निश्चित तौर पर स्त्री संबंधी उनके लेखों का अमूल्य दस्तावेज है और आज तक उससे बेहतर पुस्तक भारत में स्त्री के कष्टों और उसके सामाजिक स्थिति तथा राजनीतिक और आज़ादी के बाद तक की जो स्त्री जीवन की परिणति है उस पर इतनी अच्छी पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई। निस्संदेह वो बेहद अच्छी किताब है, लेकिन महादेवी का जो समग्र लेखन है वह स्वयं ही इस चीज को पुष्ट करता है। जो श्रृंखला की कड़ियां में जो दृष्टिकोण व्यक्त होता है वो उनके बाकी लेखन और रचनाकर्म में भी है, स्वयं उनके जीवन में भी है। मतलब आप लेखक को कि गद्य का लेखक अलग और पद्य का लेखक अलग और जीवन जीने वाला जो सामान्य व्यक्ति है महादेवी के रूप में वह कुछ अलग, इस तरह से खांचों में बांट कर नहीं देख सकते। ऐसा जरूर है कि जीवन लेखन को प्रभावित करता है, निस्संदेह जीवन लेखन को प्रभावित करता है, वो उसकी जीवनी शक्ति है, लेकिन लेखन व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि लेखन में जो चीज आती है वो आपके जीवन को नहीं प्रभावित करती, कम से कम इतना प्रभाव तो पड़ता ही है कि हम ये सोच लेते हैं कि जैसा हम लिख रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीने की चाहत भी है। हम जो कुछ रच रहे हैं वो हमारा चाहे जितना भी बड़ा यूटोपिया क्यों ना हो, लेकिन उसे हम पूरा होता हुआ देखना भी चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न भी करने की इच्छा हो सकती है। तो जीवन ही लेखन को प्रभावित नहीं करता, लेखन भी जीवन को प्रभावित करता है। और महादेवी की जो नजर है, उनका जो लक्ष्य है वो नई बनती हुई स्त्री पर है। महादेवी अपने तमाम स्त्री विमर्श को कई चरणों में बांटकर विवेचित करती हैं और मैंने अपनी पुस्तक में उसके कुछ चरण रखे भी हैं जिस पर मैं आऊंगी। लेकिन महादेवी का जो जीवन था, पहले मैं यहीं से बात शुरू करूं कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि जीवन भी लेखन को प्रभावित करता है, लेकिन लेखन भी जीवन को प्रभावित करता है। महादेवी का जो बचपन जिस तरह से बीता और उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी, उसने महादेवी की संपूर्ण चिंताधारा को प्रभावित किया। उन्होंने बचपन में देखा था कि एक नौकर जो उनके घर में काम करता था, उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा और उसकी पिटाई से डरकर वह स्त्री महादेवी की माताजी के पास चली आई और खूब रोध होकर चिल्लाकर वो अपने पति को कोस रही थी। और ऐसी स्थिति को देखते हुए महादेवी ने अपनी माँ से सवाल किया कि ये अपने पति को पीटती क्यों नहीं है? अगर इसका पति इसे पीटता है तो ये अपने पति को पीटती क्यों नहीं है? महादेवी की माताजी ने कहा कि नहीं, पति को कोई नहीं पीटता। और तब महादेवी के बाल मन ने प्रति प्रश्न किया कि अगर पिता इसी तरह तुम्हें मारे तो? और उनकी माताजी ने कहा कि नहीं, आपके पिता मुझे नहीं मार सकते क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हर पुरुष बुरा नहीं होता। और इस तरह से महादेवी ने इस एक घटना का असर अपने दिल पर लिया। इसके बाद उनकी जो इच्छा और ललक थी वो पढ़ने के प्रति थी और उनका विवाह उनकी दादाजी की इच्छा के कारण उनका मन रखने के लिए 9 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। और जिस घर में उनका विवाह किया गया, अब तो ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन जिस घर में उनका विवाह किया गया वो घर स्त्री शिक्षा का घोर विरोधी था। उनके ससुर नहीं चाहते थे कि लड़कियां स्कूल जाएं और पढ़ें। संयोग कहिए या जो भी कहिए, महादेवी के ससुर की मृत्यु 1 वर्ष बाद ही हो जाती है। महादेवी के विवाह के जस्ट 1 साल बाद ही उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे में महादेवी के लिए पढ़ने का रास्ता, जो विरोध का संभावित रास्ता हो सकता था उनके ससुर की तरफ से, वह एक तरह से निर्विरोध हो जाता है और महादेवी के पिता उनको अपने घर में रखकर अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और इलाहाबाद के बढ़िया क्रॉसवेज कॉलेज में वो पढ़ती हैं। और उनकी प्रतिभा देखिए कि बहुत कम आयु में, मिडिल पढ़ते हुए ही, मैट्रिक की परीक्षा देने के पहले ही उनकी कुछ किताबें, निहार और रश्मि जैसी काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हो चुकी थी और चांद और कई पत्रिकाओं में छपा करती थी। तो यश और प्रसिद्धि उनको मिलने लग गई थी।
लेकिन महादेवी ने अपने कविता में भी गद्य की तरह ही बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित सवालों को जो स्त्री जीवन से संबंधित थे लगातार उठाया। और इस तरह से एक सेकंड, जस्ट होल्ड, एक सेकंड। सॉरी सॉरी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि महादेवी ने अपनी कविता में भी गद्य की तरह ही स्त्री के जीवन से संबंधित तमाम सवालों को उठाया था। और ये कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं है, उनके जीवन, उनकी कविता, उनके गद्य को लेकर अलग अलग बंटवारा या खांचा नहीं है, जैसा कि आमतौर पर आलोचक करते रहे। और एक चीज और, महादेवी के हेलो 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 आपको, अच्छा अच्छा, हाँ, तो एक चीज और कहना चाहती हूँ कि महादेवी के बारे में जिस तरह से ये कहा जाता है कि उनकी जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, उनके उसके निबंध 32-33 में प्रकाशित होने लगे थे, 42 में तो किताब ही आ गई थी, बल्कि शायद उसके और एक आध साल पहले ही आ गई थी। तो जो और इस तरह से जो पश्चिम का स्त्री विमर्श है, उससे बहुत पहले महादेवी स्त्री के मुद्दों पर इतनी गंभीरता से लिख रही थी। यानी पश्चिम बनाम भारतीय स्त्री विमर्श का एक विवाद जो खड़ा किया जाता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है ही नहीं कि सिमोन द बोवार की जो स्त्री उपेक्षिता है वो पहले लिखी गई कि महादेवी की श्रृंखला की कड़ियां पहले लिखी गई। स्त्री आंदोलन, स्त्री चेतना और स्त्री से जुड़े प्रश्न पूरी दुनिया भर में उस समय विवेचित हो रहे थे। भारत उससे अछूता नहीं था। और भारत में उस समय प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं को अगर आप देखें तो प्रायः हर पत्रिका में स्त्री से जुड़े मुद्दे किसी न किसी रूप में शामिल हुआ करते थे। तो ये सवाल महादेवी के संदर्भ में कि सिमोन पहले या महादेवी पहले, अगर काल और वर्ष की धारणा में ही केवल बात करनी हो तो समझा जा सकता है, अन्यथा विचारधारा के स्तर पर स्त्री से जुड़े सवालों को उठाने के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज इसके साथ ही मैं और कहना चाहती हूँ कि महादेवी का जो स्त्री विमर्श है वो तमाम विश्व में चल रहे जो स्त्री विमर्श था उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए महादेवी के स्त्री विमर्श को केवल भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। और स्वयं महादेवी ने ऐसा किया है। ये नहीं कि महादेवी जब स्त्री विमर्श पे लिखती हैं तो वो केवल भारत और भारत के संदर्भ में ही देखती है। कुछ बातें और कि महादेवी के स्त्री विमर्श का उत्स क्या है, ओरिजिन जिसे हम कहते हैं, वह उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, महादेवी किससे प्रभावित हैं जब वे स्त्रियों की समस्या पर बात करती हैं। अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो बहुत आसानी से महादेवी स्वयं ही साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं कि उनकी जो धारणा है स्त्री के सामाजिक विकास के संदर्भ में, स्त्री पुरुष संबंधों के विकास के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं एंगेल्स की किताब जो है परिवार, राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति, उससे वो प्रभावित दिखती हैं। और यही नहीं, लेनिन के प्रभाव का जिक्र तो वो जगह जगह करती है। यानी मार्क्सवादी विचारों का गहरा असर महादेवी के स्त्री संबंधी लेखन पर है, सामाजिक विश्लेषण में भी है। वो जब वंचितों और शोषितों की बात करती है तब भी वो मार्क्सवाद और मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित दिखाई देती है। पूरी दुनिया में स्त्रियों की बहस जिन दो महत्वपूर्ण विचारधाराओं से हुई उसमें मार्क्सवाद और फ्रायड का मनोविज्ञान, ये दो बड़े दर्शन रहे जिससे स्त्रियों ने टकराते हुए स्त्री लेखन और स्त्री सैद्धांतिकी का विकास किया। महादेवी फ्रायड से अनभिज्ञ थी, ऐसा नहीं था। फ्रायड का जो मनोराज्य है, महादेवी का अध्ययन वहां तक था, लेकिन वो फ्रायड से ज्यादा मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के जो तार्किक उसकी जो संगति है, स्त्री के समस्याओं को देखने का जो उसका नजरिया है, उससे प्रभावित थी। और फ्रायड के मनोविज्ञान का असर उन पर न्यूनतम या नहीं था। और ये पूरी दुनिया में हुआ है।
प्रायः स्त्रीवादियों ने जो स्त्री की समस्याओं पर जिन्होंने विचार किया है वो मनोविज्ञान और मार्क्सवाद, इन दो बड़े स्कूल से टकराते हुए, इनकी अवधारणाओं से टकराते हुए ही विकसित हुआ है। मनोविज्ञान का एक बड़ा पक्ष ये है कि वो स्त्री के शरीर को ही केंद्र में रखकर सारी बातें करता है, यानी स्त्री अपने शरीर से ही अपने अस्तित्व के तमाम वर्षों में जूझती रहती है। कहीं ना कहीं स्त्री के इस पूरे अस्तित्व संबंधी जो चेतना है उसमें उसका शरीर, स्त्री शरीर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा फ्रायड का मानना है। और उसमें भी अभाव की जो चेतना है, यानी पुरुष की तुलना में स्त्री के जीवन में एक विशेष अंग के अभाव की जो समझ है, उसकी जो चेतना है, वो स्त्री को आजीवन सताती है और उस अभाव की पूर्ति वो फिर एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस से करती है जो उसके मातृत्व का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि महादेवी मातृत्व के सवाल को या देह के सवाल को या मन के तमाम भावनाओं के सवाल को नजरअंदाज करती हैं, ऐसा नहीं है। वे देह के सवाल पर भी बात करती हैं, लेकिन पूंजीवाद के संदर्भ में। ध्यान रखना चाहिए कि मार्क्सवाद और फ्रायडवाद, इन दोनों का विकास ही पूंजीवाद के संदर्भ में हुआ है, पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में हुआ है। और महादेवी जब लिख रही थी तो औद्योगिक पूंजीवाद की धमक हमारे यहाँ भी सुनाई दे रही थी। इसे हम लोगों ने, बल्कि हमारे विचारकों, आलोचकों ने विकसनशील पूंजीवाद कहा है, जो देशी पूंजीवाद था जिसने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको विकसनशील पूंजीवाद कहा है। लेकिन इस विकसनशील पूंजीवाद में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? महादेवी जैसे आधुनिक स्त्री की एक जो खास स्थिति थी पूंजीवाद के अंतर्गत, जिसमें उसकी स्वाधीनता एक छद्म चेतना में बदल जाती है, क्योंकि वह इस यंत्र युग में, महादेवी की शब्दावली पुरानी है, वो यंत्र युग, मशीनों के मशीन एज जिसे हम कहते हैं, उसके लिए वो शब्द कहती हैं यंत्र युग। तो वो कहती हैं कि आज जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, प्रबुद्ध हैं, उनमें भी एक बड़ा धड़ा है जो स्त्री के पक्ष से बोलने, पढ़ने या अपने अस्तित्व के प्रति सजग होने से वंचित है। और इसके लिए जिम्मेदार क्या चीज है? महादेवी कहती हैं कि असंख्य युगों से असंख्य संसार और असंख्य भावनाओं ने भारतीय स्त्री की नारी मूर्ति में जिस देवत्व की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसका कोई अंश खोए बिना वह इस यंत्र युग की मानवी बन सकेगी, ऐसी संभावना कम है। यानी यहाँ पर एक पैरेलल वो पूर्व और पश्चिम का, यानी कल कारखानों के सभ्यता और भारतीय सभ्यता जो पहले की प्राचीन सभ्यता थी, उसका एक कंट्रास्ट खड़ा करती हैं और कहती हैं कि असंख्य युगों से असंख्य संसार और असंख्य भावनाओं ने भारतीय स्त्री की नारी मूर्ति में जिस देवत्व की प्राण प्रतिष्ठा की थी, उसका कोई अंश खोए बिना वह इस यंत्र युग की मानवी बन सकेगी, ऐसी संभावना कम है। यानी आधुनिक काल में प्रवेश करने के लिए, आधुनिक काल के रीति नियम अपनाने के लिए उसे कुछ न कुछ खोना पड़ेगा, अपने पहले के अर्जित अस्तित्व में से कुछ न कुछ खोना पड़ेगा, तभी वो इस यंत्र युग की मानवी बन सकेगी, अन्यथा नहीं। अवश्य ही हमारे समाज को यह सोचना अच्छा नहीं लगता कि उसकी निर्विकार भाव से पूजा और उपेक्षा स्वीकार कर लेने वाली चिर मौन प्रतिमा के स्थान में ऐसी सजीव नारी मूर्ति रख दी जाए जो पल पल में उसके मनोभावों के साथ रुष्ट और तुष्ट होती रहे। हमारे समाज को भी ऐसी स्त्री को देखने की आदत नहीं है जो अपनी इच्छा, क्रोध, प्रसन्नता सब कुछ को क्षण क्षण में बताती रहे, और इसलिए हमारे समाज को भी ऐसी स्त्री को स्वीकार करने में समय लगेगा। यानी आधुनिक स्त्री को अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता, सामाजिक भूमिका, समाज को स्वीकार करवाने में समय लगेगा। और महादेवी ने स्त्री के संदर्भ में कुछ कोटियां भी निर्धारित की हैं। स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। महादेवी ये तो हम सब जानते हैं कि ना तो स्त्री समस्या एक जैसी है, ना स्त्रियां एक जैसी हैं।
और हर देश की, हर प्रांत की, हर वर्ग और जाति की स्त्रियों की समस्या कुछ न कुछ अलग और विशिष्ट है। तो महादेवी इसमें भी दो तरह के कोटियों का निर्माण करती हैं। उनके लिए एक ज्ञान युक्त स्त्री है और एक ज्ञान शून्य स्त्री है। आधुनिक स्त्री की दो कोटि महादेवी निर्मित करती है, ज्ञान युक्त स्त्री की और ज्ञान शून्य स्त्री की। और इसके साथ ही साथ वो और थोड़ा सा आगे बढ़ के कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान युक्त हो उसमें ज्ञान की सक्रिय भूमिका भी दिखाई देती हो। और इसलिए फिर वो दो कोटि निर्मित करती है, कहती हैं सजीव स्त्री और निर्जीव स्त्री। महादेवी की ही टिप्पणी है, एक जगह वो कहती हैं कि हमारे प्राचीन युग से जागरण काल ने जो नारी मूर्ति प्राप्त की है वह निर्जीव ध्वंस प्रतिमा है। तो ये सजीव और निर्जीव का जो कोटि विभाजन है, स्त्री तो है लेकिन उसमें सक्रियता या सचेतनता नहीं है, और ये महादेवी के द्वारा निर्मित कोटि विभाजन है। इसके साथ ही साथ एक चीज और भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो स्त्रियां सदियों से चुप रही हैं और अपनी उपेक्षा को सहने की आदी हो गई हैं, महादेवी उसकी तारीफ नहीं करती, महादेवी उसका महिमा मंडन भी नहीं करती। महादेवी को ऐसी स्त्रियों पर दया आती है और वो कहती हैं कि इसको अतीत में भारतीय स्त्री के गौरवशाली गौरवशाली रूप कहकर महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए कि भारतीय स्त्रियों ने सदियों से सामाजिक चुप्पी धारण कर रखी है, वो बोलती नहीं हैं और अपनी उपेक्षा किए जाने के बावजूद समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए उनका समर्पण अद्वितीय है। इस चीज को हम कब तक महिमा मंडित करेंगे? और ये भारतीय स्त्रियों की कोई गौरवशाली परंपरा नहीं है। और इसकी कटु आलोचना करते हुए वे कहती हैं कि एक समय था कि स्त्रियों ने अपने आत्मसमर्पण के जरिए एक बड़े मानवीय गुण के जरिए, आत्मसमर्पण जैसे एक बड़े मानवीय गुण के जरिए पुरुष की बर्बरता को जीता था और उसके साथ संघर्ष की स्थितियों को टाला था। लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिला? इस समर्पण को और संघर्ष को टालने के लिए उपयोग में लाया गया ये जो महान मानवीय स्त्री गुण था, इस समर्पण को स्त्री की कमजोरी मान ली गई और यह कमजोरी उस पर ऐसी चस्पा की गई कि वो सदियों तक इस कमजोरी से बाहर आने की सोचे भी नहीं। ये उसका अनिवार्य गुण बता दिया गया कि समर्पण उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है अगर वो भारतीय नारी है। महादेवी इस समर्पण वाले इतिहास को बताने के क्रम में वैदिक काल में जाती है और यहीं से वो अपने स्त्री विमर्श का पहला चरण शुरू करती है। महादेवी ने स्त्री विमर्श के कई चरण निर्मित किए हैं विवेचना के क्रम में। मैं पहला चरण महादेवी के स्त्री विमर्श का इसी वैदिक काल को मानती हूँ। हालांकि वैदिक काल में जाते हुए महादेवी कई बार अतीत गौरव बोध से प्रभावित भी दिखती हैं और कई बार वो कहती हैं कि भारतीय जो वैदिक परंपरा है वो स्त्री के लिए बहुत अच्छी थी, मातृसत्ताक परंपरा थी। लेकिन ऐसी परंपरा का बहुत दूर तक विवेचन महादेवी नहीं कर पाती, क्योंकि सुदूर अतीत में क्या स्थिति थी, उसकी स्त्री की सामाजिक भूमिका क्या थी, इसका कोई संदर्भ समाज से नहीं मिल पाता। वेदों के अलावा और कोई संदर्भ नहीं है, किताब ही संदर्भ है। तो ऐसे में महादेवी इस वैदिक काल पर बहुत देर तक ठहरती नहीं है। इसको एक तरह से पहला भारतीय स्त्री के अतीत गौरव गान का क्रम तैयार करते हुए एक पहले चरण की तरह इस्तेमाल करती है और उनके स्त्री विमर्श का आरंभ भी यहीं से होता है, भारतीय स्त्रियों के अतीत की गौरव गाथा के साथ। लेकिन इस गौरव गाथा को उनका आधुनिक मन बहुत दूर तक स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ वो ठहरती नहीं है, तत्काल आगे निकल लेती हैं और स्त्री के वर्तमान जीवन पर, स्वाधीनता संग्राम के साथ चल रहे स्त्री के तमाम
सवालों और सामाजिक रिफॉर्म मूवमेंट के साथ वो चली आती है, बहुत दूर तक वैदिक काल पर नहीं ठहरती। तो इस आत्मसमर्पण को भी, जिसकी मैंने चर्चा की, उसका महिमा मंडन भी नहीं करती और ये कहती हैं कि बराबरी की जो इच्छा है, समता की जो इच्छा है, ये एक स्वाभाविक इच्छा है। वो कहती हैं कि ये सत्य है कि समाज की स्थिति के उपरांत उसके विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सबल रहा चाहे निर्बल, मेधावी था चाहे मंदबुद्धि, सुख के नहीं तो जीवन निर्वाह के साधन देना आवश्यक सा हो गया था। परंतु यह आवश्यकता भी शक्ति की पक्षपातिनी ही रही। सबल ने दुर्बलों को उसी मात्रा में निर्वाह की सुविधाएं देना स्वीकार किया जिस मात्रा में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। इस प्रकार समाज की व्यवस्था में वह साम्य न आ सका जो सबके व्यक्तित्व को किसी एक तुला पर तोलता। अब यहाँ देखिए कि महादेवी का काम्य क्या है, वही बराबरी, वही समता, जिसको पूरी दुनिया की स्त्रियां अपने अधिकार के लिए अधिकार के तौर पर मांग रही थी। और महादेवी उस समता की अनुपस्थिति का कारण बताती हैं कि जो शक्तिशाली है वह अपने से कम शक्तिशाली को जीवन निर्वाह के साधन से अधिक कुछ और देना नहीं चाहता, और ऐसे में जो कम शक्तिशाली है उसकी बराबरी कभी भी शक्तिशाली के साथ नहीं हो सकती। तो समता की स्थिति एक काम्य अपेक्षित स्थिति ही बनी रही स्त्री पुरुष संदर्भ में, और महादेवी ने अपने इस विवेचना को इसी विषमता की विवेचना से आरंभ किया है। लेकिन ये विषमता किस तरह की? ये विषमता इस सामाजिक विषमता है, न कि स्त्री पुरुष की जैविक विषमता को महादेवी किस तरह से महिमा मंडित करती है। इसी तरह से जिसे हम जेंडर कॉन्शसनेस कहते हैं या स्त्री चेतना कहते हैं, उसका होना या ना होना जैविक सत्ता पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई स्त्री है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर स्त्री चेतना भी हो, अथवा पुरुष है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पुंसवादी चेतना ही हो। वह स्त्री चेतना से भी लैस हो सकता है या स्त्रियों के प्रति विशेष भाव रख सकता है, समानता और बराबरी का दर्जा देने की इच्छा उसके मन में हो सकती है। तो केवल स्त्री मात्र होने से या स्त्री होने के नाते स्त्री चेतना जन्मजात नहीं होती। और महादेवी का मानना है कि सदियों की दासता और हीनता की स्थिति किसी भी जाति को संवेदन शून्य कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है जो महादेवी स्त्रियों के संदर्भ में कह रही हैं। वो कह रही हैं कि सदियों की दासता और हीनता की स्थिति किसी भी जाति को, जाति से उनका मतलब यहाँ जेंडर है, किसी भी जाति को संवेदन शून्य कर सकती है। तो जाहिर है स्त्रियों में अगर स्त्री चेतना नहीं है, यह कॉन्शसनेस का अभाव है, तो उसका कारण क्या है कि उनकी सदियों की दासता और हीनता की स्थिति, जिसे इस समाज ने बार बार पुष्ट किया है, बनाए रखा है। महादेवी कहती हैं कि उस सदियों की दास्ता और हीनता की स्थिति ने स्त्रियों को स्त्री चेतना से रहित बना दिया है। सबसे चिंतनीय बात यह है कि स्त्री अपने शोषण के प्रति, स्त्री अपने अस्तित्व के प्रति बिल्कुल उदासीन या निरपेक्ष हो जाए, उस चेतना से ही रहित हो जाए जिस चेतना के चलते वह कुछ परिवर्तन या बदलाव की मांग कर सकती हो। तो ऐसे में ये पीड़ादायक स्थिति है और जरूरत किस बात की है कि सहने वाला तो संवेदन शून्य होकर उस पीड़ादायक स्थिति को सहता है, और जो उस पर शासन कर रहा है, जो उसके इस स्थिति का, हीनता और दास्ता की स्थिति का शोषण कर रहा है, वह संवेदनहीन होकर शासन और वर्चस्व की स्थितियों को बनाए रखने में विश्वास करता है। और नुकसान किसका होता है? नुकसान अकेली स्त्री का नहीं होता, उसके अंदर ही संवेदनहीनता या संवेदन शून्यता नहीं पैदा होती, बल्कि जब कोई क्रूर होकर और कठोर होकर, संवेदनहीन होकर अपने शोषण के तौर तरीकों को बनाए रखे, निरंतर उसको जारी रखने का तरह तरह से प्रयास करता रहे और उसके लिए वो तमाम चालाकियां करता रहे, तो ऐसी स्थिति में पूरा समाज ही, चाहे वो स्त्री हो संवेदन शून्यता के कारण, अपनी स्थिति से उदासीनता के कारण, या फिर संवेदनहीनता के कारण पुरुष या शोषक वर्ग हो,
दोनों ही का नुकसान होता है और प्रभावित इससे पूरा समाज होता है। अगर स्त्रियों की दास्ता की स्थिति बनी रहती है, उनकी परवशता की स्थिति बनी रहती है, उनकी दूसरे पर निर्भरता की स्थिति बनी रहती है, तो स्त्री और पुरुष और अंततः पूरा समाज इससे प्रदूषित होता है। ये चिंता का विषय है। महादेवी की चिंता में, स्त्री चिंता की खासियत यह है कि जब वो बात करती हैं तो उनकी चिंता के लिए केवल स्त्री वर्ग नहीं है, स्त्री जाति नहीं है, वो पूरे समाज। स्त्री की चिंता करना मतलब केवल स्त्रियों की चिंता करना नहीं, स्त्रियों की चिंता करना या स्त्री की बात करना या स्त्री की अस्मिता की तलाश करने का अर्थ है महादेवी के लिए कि पूरे समाज के समाज की संरचना को, समाज के अस्तित्व को विवेचित करना, उसकी पड़ताल करना। एक तरह से ये सभ्यता समीक्षा है और पूरे समाज के विकास के इतिहास में स्त्रियों और पुरुषों की भूमिका और उनके भूमिका की जो विवेचना है, उसके जरिए भविष्य के रास्तों की तलाश भी है। इसी तरह से जाहिर है कि ये जो संवेदन शून्यता और संवेदनहीनता जो शोषक और शोषित वर्ग को चिन्हित करती है, ये पूरे समाज के लिए खतरनाक स्थिति है। स्त्री के संदर्भ में बात करते हुए हम एक और बड़े प्रश्न पर लगातार चर्चा करते रहते हैं, वो है संपत्ति का। संपत्ति के सवाल पर महादेवी से स्त्री के जीवन और स्त्री के जीवन की स्थितियों के तमाम पक्ष बिल्कुल पारदर्शी रूप से सामने रहे हैं। महादेवी से कोई भी पक्ष ओझल नहीं हुआ है और संपत्ति के अधिकार के प्रश्न पर महादेवी कहती हैं कि पारंपरिक हिंदू समाज में स्त्री की स्थिति विचित्र रही है। उसे न तो पिता गृह में न ही पति गृह में संपत्ति का अधिकार दिया गया। वह निर्णय लेने वाली शक्ति नहीं रही। संपत्ति पर स्त्री के हक का कानून पारित हो जाने के बाद भी व्यवहार में स्त्री के नाम पर मौजूद संपत्ति को भी स्त्री अपनी जरूरत के मुताबिक बेच नहीं सकती। और ये सच है। आज भी हम देखते हैं कि स्त्री के नाम से अगर अचल संपत्ति हो या कोई बैंक में बीमा या पॉलिसी हो, तो स्त्री अपनी जरूरत के लिए उस चीज को अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ नहीं सकती या बेच नहीं सकती। तो जब संपत्ति का अधिकार स्त्री को दे भी दिया जाए, तो उस पर जो उसके साथ ट्रीटमेंट का अधिकार, यानी जरूरत पड़ने पर उसे बेचने या खरीदने का अधिकार अगर स्त्री के पास ना हो, तो वह अधिकार भी, जो कि अच्छी चीज है, स्त्री को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने वाली चीज है, लेकिन वह अधिकार भी स्त्री के लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं होता। महादेवी की नजर इस बात पर रही और इसलिए वो कहती हैं कि संपत्ति का अधिकार स्त्री को अपने जरूरत के समय में उसके उपयोग का अधिकार भी दे, तब तो बेहतर है, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, महादेवी के स्त्री विमर्श का लक्ष्य कौन सी स्त्री है, ये सवाल भी उठता है, क्योंकि स्त्रियां हर तरह की हैं और महादेवी की नजर स्त्री विमर्श के संदर्भ में खास तौर से समाज में कंडीशनड स्त्री जो है उस पर है। यानी लगातार वह कंडीशनड स्त्री महादेवी की नजर में है, जो न केवल अपने प्रति हो रहे भेदभाव से उदासीन है, बल्कि उसमें इस कदर ढल चुकी है कि संवेदनहीन हो गई है। और संवेदनहीन होने का अर्थ है किसी भी प्रकार की क्रिया प्रक्रिया से, प्रतिक्रिया से रहित हो जाना। और इससे भी आगे कि न केवल स्त्री किसी भी प्रकार की जो प्रतिक्रिया है उससे रहित हो जाती है, बल्कि वह किसी भी तरह के सामाजिक रूढ़ियों, बंधनों को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करती। चुपचाप बिना किसी प्रतिवाद के उन तमाम बंधन और रूढ़ियों को स्वीकार कर लेती है, कोई सवाल जवाब नहीं करती। तो महादेवी का स्त्री विमर्श जो है वो ऐसी स्त्रियों को लक्ष्य करता है। महादेवी, मैंने जैसा आपसे कहा कि स्त्रियों में भी वो कोटि विभाजन करती हैं और ज्ञान शून्य और ज्ञान युक्त महिला
और साथ ही साथ सजीव और निर्जीव, ये दो जो कोटियां उन्होंने बनाई हैं, ज्ञान शून्य और ज्ञान युक्त, सजीव तथा निर्जीव, ये कोटियां महादेवी ने इसी कंडीशनड स्त्री को देखकर बनाई है। वह स्त्री जिसकी महानता की गाथाएं तो गाई जा सकती हैं, लेकिन उसे आदर्श नहीं बनाया जा सकता। तो महादेवी अपने स्त्री संबंधी लेखों में स्त्री के सामाजिक स्तर भेद का भी बराबर ख्याल बनाए रखती हैं। और एक चीज और भी देखी गई कि महादेवी इस सवाल को भी उठाती है कि अगर स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाती है, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता का सवाल प्रायः स्त्री विमर्श में महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरा है। महादेवी के यहाँ भी ये सवाल है कि क्या जो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र स्त्री है, ऐसी स्त्रियों की संख्या बढ़ने से स्त्री चेतना का गंभीर रूप से विकास होगा, समाज में कुछ बदलाव होगा स्त्री की स्थिति में। महादेवी का कहना है कि अगर ऐसा होता तो यूरोप में स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता भारत की तुलना में कहीं ज्यादा है, लेकिन यूरोप में भी स्त्रियों की प्रताड़ना, उनका उत्पीड़न, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार, सामाजिक अलगाव का व्यवहार लगातार बना हुआ है। आर्थिक निर्भरता ने उनको सामाजिक बराबरी सहज ही नहीं दी है। स्त्री चेतना के अभाव में आर्थिक निर्भरता भी किसी विशेष काम की नहीं है। महादेवी के लिए दो समाज है जहां वो स्त्री के रिफ्लेक्शन से, पुराने समाज में स्त्री के रिफ्लेक्शन से नए समाज में बनती स्त्री को देख पा रही हैं। और वो कहती हैं कि पुरानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री के जीवन में बड़ा परिवर्तन जिस चीज से उपस्थित होता था वह विवाह था। आधुनिक स्त्री के लिए स्वयं महादेवी के जीवन को भी देखें तो महादेवी ने विवाह जरूर किया था, 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था, लेकिन वो विवाह करने के बाद जब वयस्क हुई और समझदारी प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने विवाह संस्था में बंधना स्वीकार नहीं किया। इसके कारण जो भी रहे हों, लेकिन महादेवी का अपना निर्णय था एक ज्ञान संपन्न और आत्मनिर्भर स्त्री का। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब वो विवाह संस्था में बंधने से इनकार करती हैं तो उनकी युवावस्था का वो दौर रहा होगा, और निहार रश्मि के गीत भी उसी समय लिखे जा रहे हैं। और उसके तुरंत बाद ही, एमए पास करने के बाद ही वो चांद पत्रिका की संपादिका भी बन गई थी और दूसरी तरफ प्रयाग में पढ़ाने भी लग गई थी। तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। उनके अपने निजी जीवन का उथल पुथल, उनके पिता और माता का कष्ट, जो एक पत्र में बयान हुआ है कि उनके पिता ने यहाँ तक प्रस्ताव रखा था कि हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, यदि तुम्हें इस विवाह से असंतुष्टि हो तो तुम दूसरा विवाह कर लो। महादेवी ने कहा कि नहीं, उन्हें विवाह ही नहीं करना। और यह जो सारा उथल पुथल है जो उनके निजी जीवन का था, और लेखन में भी जब वो स्त्री की समस्या पर विचार कर रही हैं, ये सब कुछ समानांतर चल रहा है। वो चांद पत्रिका के लिए संपादकीय भी उसी दौर में लिख रही हैं, उनकी कविता पुस्तकें भी उसी दौर में प्रकाशित हो रही हैं और यश प्राप्त कर रही हैं। और उनके निजी जीवन में भी विवाह का सवाल, विवाह को निभाने का जो आग्रह, वो सब कुछ चल रहा होगा। ये कल्पना किया जा सकता है, क्योंकि एक युवा स्त्री के जीवन में विवाह एक अहम मुद्दा है, और खास करके विवाहित हो और पति के घर न जाना चाहे, तो ऐसे में माता पिता और सामाजिक लोगों के लिए एक निरंतर सवाल की तरह वह स्त्री खड़ी रहती है। तो महादेवी के जीवन में, स्वयं के जीवन में भी, और बृहत्तर स्त्री समुदाय जो भारत की थी, उनके जीवन के संदर्भ में भी महादेवी के यहाँ विवाह और घर एक बड़े सवाल की तरह आता है। महादेवी कहती हैं कि जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत स्त्री के जीवन में परिवर्तन लाने वाली सबसे बड़ी घटना जो है वो विवाह थी। यानी स्त्री के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन जो घटना ले आती थी वो विवाह थी। और इस फेनोमेना को अगर बरकरार रखते हुए देखें तो आजादी के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना राजनीतिक गलियारों से होते हुए स्त्री के जीवन तक आई, वह थी संवैधानिक रूप से स्त्री को नागरिक अधिकार प्राप्त होना। अब देखिए, कुछ चीजें तो हम लोगों को लगता है कि बड़ा सरल है, और कुछ चीजें मिथ मेकिंग की तरह भी चलती हैं। मसलन
जब हम स्त्री के बारे में खास करके भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो सामान्य बोध, सामान्य ज्ञान यही है कि आजादी के साथ ही साथ हमें तो मताधिकार भी मिल गया था, समान नागरिक का दर्जा भी मिल गया था। लेकिन उसके पहले मताधिकार के लिए भारत में भी स्त्रियों को कोई संघर्ष करना पड़ा था, इसकी चर्चा नहीं होती। ब्रिटिश राज में मताधिकार का अधिकार सीमित अधिकार की तरह ही था, जैसे अन्य यूरोपीय देशों में था, इंग्लैंड में था। मताधिकार के लिए हर स्त्रियां काबिल नहीं थी। उसके 3 कैटेगरी बनाए गए थे और वे 3 कोटियां थी कि नंबर 1, स्त्री किसी अभिजात्य पुरुष की पत्नी हो, विवाहिता हो, और नंबर 2, किसी ऐसे पुरुष की विधवा हो जिसके पास एक बड़ी संपदा हो, और नंबर 3 कि कम से कम स्त्री ग्रेजुएट हो। ये 3 आधार, 2 तो संपत्ति के आधार पर और पुरुष संदर्भ से, और तीसरा उसकी शिक्षा के संदर्भ से। ये 3 आधार थे जो स्त्री को मताधिकार के लिए एलिजिबल बनाते थे, योग्य बनाते थे ब्रिटिश भारत में। और ये बहुत विवाद के बाद महिलाओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस की सभा में पास किया कि नहीं, मताधिकार का अधिकार सबका अधिकार है, हर स्त्री का अधिकार है। ये केवल संपत्ति वाली विधवा स्त्री का या विवाहिता स्त्री का अथवा ग्रेजुएट स्त्री का अधिकार नहीं है। साक्षर, निरक्षर, संपत्ति वाली, बिना संपत्ति वाली, विवाहित, अविवाहित, हर तरह की स्त्री का अधिकार है। तो ये मिथ मेकिंग है कि बहुत सारी चीजें केवल नागरिक के तौर पर आजादी के बाद हमें तत्काल ही मिल गई थी और उसके लिए भारतीय स्त्रियों को विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा था। तो महादेवी 2 डिमार्केशन लाइन मानती है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विवाह और आजादी के बाद भारतीय संविधान के तहत स्त्रियों को प्रदत्त नागरिक अधिकार। ये 2 चीजें थी जो स्त्री की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित करने में सक्षम हुई। लेकिन जो दूसरा था कि नागरिक के रूप में स्त्री को जो अधिकार दिए गए थे उसका व्यवहार नीचे सहज ही संभव नहीं था, क्योंकि सदियों से स्त्रियों को जिस तरह से निर्मित किया गया था, बनाया गया था, उसमें अचानक स्त्रियां अपने प्रदत्त अधिकारों को पुरुष की सहायता के बिना या उनके उत्साह, उनके उत्प्रेरण के बिना सहज ही लागू करने में सक्षम नहीं थी। और ऐसा देखा गया कि स्त्रियों को कानून के तहत भी, देखिए एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, महादेवी जहाँ अन्य विमर्शकारों से बिल्कुल भिन्न नजर आती है, स्त्री के संदर्भ में महादेवी की कुछ चीजें बेहद महत्वपूर्ण है जो मैं पॉइंटेड तरीके से आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि महादेवी ने एक ऐसी स्त्री की कल्पना की जो आत्मनिर्भर हो। महादेवी के यहाँ किसी भी तरह से मांगने वाली स्त्री की छवि का कोई स्वीकार नहीं है। महादेवी कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो कायदे हैं उसकी आलोचना करती हैं कि ये तमाम कायदे विवाह संस्था के अंतर्गत स्त्री को मांगने वाली की भूमिका में तब्दील कर देते हैं, और ये एक ऐसी आदत बन जाती है, मांगना या विवाह कर लेने के बाद भरण पोषण मांगना, गुजारा मांगना या बच्चों के लिए किसी तरह का भत्ता मांगना, ये मांगना उन स्त्रियों के लिए तो ठीक है जो आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना या अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। लेकिन विवाह संस्था के अंतर्गत पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर स्त्रियां भी अंततः विवाह कर लेने मात्र से पति की संपत्ति में बहुत सारी चीजों को लेकर संबंध विच्छेद की स्थिति में मांगने की भूमिका में लौट आए, ये महादेवी को मंजूर नहीं है और उन्होंने इसकी घोर घोर आलोचना की है। एक दो बातें और कह के मैं आपसे अपनी बात खत्म भी करना चाहूंगी और सवाल जवाब होगा तो उसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी कि महादेवी की जो टेक है, उनके स्त्री विमर्श की जो टेक है, वो टेक क्या है कि स्त्री को मनुष्यता की परिधि में लौटा लाओ। स्त्री
को मनुष्यता की परिधि में लौटा लाने की जो गुहार महादेवी के यहाँ है, जो टेक बनी है उनकी स्त्री विमर्श की, वो गुहार जितना पुरुष समाज से है उतना ही पढ़ी लिखी विदुषी महिलाओं से भी है। ये महादेवी की आशा का केंद्र ये नई महिलाएं हैं, लेकिन इन महिलाओं के साथ जो आत्महीनता की स्थिति है, महादेवी उसकी कटु आलोचना करती हैं और पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर स्त्री की सामाजिक आत्महीनता की स्थिति जो कई बार बर्बर चालाकियों में बदल जाती है, महादेवी उसकी आलोचना करती हैं। और इसलिए महादेवी स्त्री के संदर्भ में बात करते समय, भारतीय स्त्री के संदर्भ में बात करते समय एक पूरा नैरंतर्य, माने उसके विकास की प्रक्रिया का, उसके सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया का एक पूरा नैरंतर्य में चित्र खींचती हैं और वह एक ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार होता है, जिसमें आज़ादी के समय की और उसके बाद की भी आधुनिक स्त्रियों की आलोचना शामिल है। और इसके साथ ही एक चीज और भी है कि महादेवी जब स्त्री विवेचना को हमारे सामने रखती हैं तो उसमें 2-3 चीजें नई जोड़ती हैं। ये कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये विचार का विषय है, लेकिन 2-3 नई चीजें हैं उसमें। एक देखिए, स्त्री पर बात करते समय स्त्री की देह पर बात करना, उसके ऐतिहासिक चुप्पियों पर बात करना, उसके इतिहास के न होने के परिप्रेक्ष्य पर बात करना और उसके मन, उसकी इच्छा, उसकी भाषा इत्यादि पर बात करना, ये सब तो ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आरंभ में ही आपसे कहा कि स्त्री विमर्श महादेवी का स्वतंत्रता का नहीं केवल, बल्कि स्वतंत्रता के साथ साथ सहानुभूति का भी विमर्श है। तो ये सहानुभूति वाली चीज कैसे आएगी जो विद्युत की तरह है, और सहानुभूति की विद्युत में ही स्वतंत्रता का विकास संभव है। तो महादेवी ने इसके लिए एक नया कह सकते हैं एक नई अवधारणा पेश की। और वो नई अवधारणा क्या थी? वो नई अवधारणा थी विस्मरण की। अब तक हमने छायावाद के संदर्भ में पढ़ा था कि वो स्मृति का काव्य है, स्मरण का काव्य है। छायावादी कोई भी रचनाकार ये नहीं कहता कि विस्मरण बढ़िया चीज है। वह तो अतीत में लौट लौट के जाता है। प्रसाद, पंत, निराला कोई भी हो, इनको अतीत पसंद है, अतीत का महिमा मंडन पसंद है। लेकिन महादेवी छायावाद के अंतर्गत रहते हुए भी केवल छायावादी पैमानों से महादेवी को समझना चाहेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि महादेवी की जो रेंज है, उनका जो लेखन का विषय है, वो केवल छायावाद का नहीं है। वो छायावाद को एक्सटेंड करता है, उसके आगे जाता है। तो महादेवी एक नया डायमेंशन उसमें जोड़ती हैं। वो कहती हैं विस्मरण। अगर हमारी स्त्रियां, भारतीय स्त्रियां क्या चीज सीख लें, और भारतीय स्त्रीवाद को क्या चीज सीखना चाहिए? भारतीय स्त्रीवाद को जो चीज सीखना चाहिए वो दरअसल विस्मरण सीखना चाहिए। किस चीज का विस्मरण? जो उनके साथ भारत के समाज ने किया है, भारत के पुरुषों ने किया है, वह सब कुछ अगर स्त्री याद रखे तो कभी भी वह दूसरों को जीने का अधिकार नहीं दे सकेगी, क्योंकि उसके साथ सभ्यता ने जिस तरह की बर्बरताएं की है वह क्षम्य नहीं है। स्त्री अगर उसे भूल पाएगी तो ही नए समाज का गठन संभव है। महादेवी की जो दृष्टि है वह यहाँ पर कहें कि ज्यादा मानवीय, ज्यादा उदार है। वह क्षमा में विश्वास करती है, भूल जाने में विश्वास करती है, विस्मरण में विश्वास करती है। वो कहती हैं कि अगर ये सब कुछ स्मरण रखा जाए कि भारतीय समाज ने भारतीय स्त्रियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये अच्छी चीज नहीं होगी। और ऐसे में विस्मरण का पदबंध स्त्री के सामाजिक उन्नयन के बृहत्तर कार्यभार के साथ साथ
उसकी उस उन्नत चेतना को संबोधित करता है जिसके कारण आज तक वह अपनी विकास यात्रा को सकारात्मक संदेश देते आई है। तो महादेवी का ये जो विस्मरण का प्रस्ताव है भारतीय स्त्रियों से, वह हम सबको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। महादेवी के ही शब्दों में कहें कि भविष्य में भारतीय समाज की क्या रूपरेखा हो, उसमें नारी की कैसी स्थिति हो, उसके अधिकारों की क्या सीमा हो, आदि समस्याओं का समाधान आज की जागृत और शिक्षित नारी पर निर्भर है। यदि वह अपनी दुर्वस्था के कारणों को स्मरण रख सके और पुरुष की स्वार्थपरता को विस्मरण कर सके तो भावी समाज का स्वप्न सुंदर और सत्य हो सकता है। परंतु यदि वह अपने विरोध को ही चरम लक्ष्य मान ले और पुरुष से समझौते के प्रश्न को ही पराजय का पर्याय मान ले तो जीवन की व्यवस्था अनिश्चित और विकास का क्रम शिथिल हो जाएगा। क्रांति की अग्रदूती और स्वतंत्रता की ध्वजाधारिणी नारी का कार्य जीवन के स्वस्थ निर्माण में शेष होगा, केवल ध्वंस में नहीं। यहाँ पश्चिमी स्त्रीवाद से एक अलग फलसफा भारतीय स्त्रीवाद में जोड़ते हुए महादेवी देती हैं और वो फलसफा है विस्मरण का। जाहिर है ये विस्मरण जो है अपने साथ हुए अन्यायों का विस्मरण है, ये क्षमा है, उदारता है, बड़प्पन है जो भारतीय स्त्रियों के साथ नत्थी करके महादेवी वैदिक काल की स्त्रियों में, अतीत की स्त्रियों में देखती हैं, लेकिन ठहरती नहीं है उस पर। वो वर्तमान की स्त्री और उसकी समस्याओं से ज्यादा उलझती हैं, लेकिन जब समाधान पर आती हैं तो फिर कहती हैं कि भारतीय स्त्रियों को भूलना पड़ेगा, बदले की भावना, ध्वंस की भावना, विनाश की भावना, इन सबको भूलना पड़ेगा और विस्मरण के जरिए ही ये संभव है। अगर वो भूल सके कि समाज ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया और भूलकर पुरुष की स्वार्थपरता को भूलकर अगर वो समाज के नव निर्माण में सहयोगिनी बनेंगी तो नए तरीके से समाज का निर्माण संभव हो सकता है। और महादेवी के लिए विवाह के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महादेवी के लिए विवाह जैसी कोई कैटेगरी स्त्री के लिए बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। वो कहती हैं कि जो ज्ञान साहचर्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और स्त्री को अगर पुरुष की कुछ होना ही है, पुरुष के संदर्भ में जुड़ना ही है तो उसे पुरुष की ज्ञान संगिनी होना चाहिए, न कि जो चली आती परंपरा है जिसमें वह केवल आत्मसमर्पण और हर तरह के उपेक्षा की शिकार होती है, वही मात्र बनकर रहना। महादेवी कहती हैं कि सहयात्री दरअसल तभी कहे जा सकते हैं, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहयात्री तभी कहे जा सकते हैं जब स्त्री पुरुष की ज्ञान संगिनी हो और ज्ञान साहचर्य का संबंध हो, न कि विवाह के जरिए होने वाले साहचर्य का संबंध हो। और वो कहती हैं सहयात्री वे कहे जाते हैं, अगर स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती तो वो बोझ होंगी और जाहिर है कि उनका बोझ होना पुरुष समाज को भी विकास के लिए बहुत मदद नहीं करेगा, समाज को अंततः पूरे समाज को ही ये पीछे ले जाएगा। तो ऐसे में वो कहती हैं कि सहयात्री वे कहे जाते हैं जो साथ चलते हैं। कोई अपने बोझ को सहयात्री कहकर अपना उपहास नहीं करा सकता। अगर स्त्रियां सहयात्री कहलाना चाहती हैं तो उन्हें ज्ञान संगिनी होना होगा, न कि बोझ जो केवल संतानोत्पत्ति और गृह कार्य में दक्ष होकर वो अब तक करती आई हैं। ज्ञान की उपलब्धि और ज्ञान का अर्जन स्त्री के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको स्त्री विमर्श के संदर्भ में महादेवी रेखांकित करती हैं। आज की बातचीत के लिए इतना ही। धन्यवाद।